एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज का अपना टॉपिक है रूपक अलंकार। तो सबसे पहले देखें इसकी परिभाषा क्या है इसके अंदर, कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। इनमें कोई भेद नहीं रखा जाता, अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है। तो देखें इसकी एक उदाहरण से समझेंगे हम। उदाहरण देखें, मुख कमल है, मुख कमल है। तो मुख क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। तो मुख को क्या बता दिया? कमल ही बता दिया। इसके अंदर जो अभेदात्मक आरोप है वो कर दिया, यानी कि दोनों में भेद समाप्त कर दिया। देखिए जैसे ये है रूपक अलंकार का उदाहरण। अब देखिए उपमा अलंकार में क्या था? मुख कमल के समान है। तीनों में अभी अंतर पता चलेगा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा में क्या था मैंने पहले वीडियो में करवा दिया है, मुख मानो कमल है। अब देखें अंतर, देखें तीनों में, यहां पर क्या है? अभेदात्मक आरोप कर दिया, यानी कि दोनों के भेद को समाप्त कर दिया। ठीक है, उपमेय और उपमान दोनों के भेद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उपमा अलंकार में क्या था? तुलना, अर्थात दोनों में उपमेय और उपमान में तुलना बताई गई है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या था? संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की गई थी कि मुख मानो कमल है। ठीक है, कि अब उपमा उत्प्रेक्षा में तो देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन रूपक अलंकार में क्या कर दिया? दोनों को एक ही बता दिया। तो दोनों में भेद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इसके भेद देखें, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? सांग रूपक, सांग रूपक अलंकार। नंबर 2 निरंग रूपक अलंकार, और नंबर 3 पर परंपरित रूपक अलंकार। तो ये हैं तीनों भेद। तो हम सबसे पहले करेंगे सांग रूपक अलंकार। देखिए सांग रूपक में क्या होता है? इसमें उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया, साथ ही साथ उपमान के अंगों का उपमेय के अंगों पर क्या कर दिया? अभेदात्मक आरोप कर दिया। जैसे मुख कमल है, ठीक है, तो उसके जो होंठ हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, आंखें जो हैं वो पत्तियों के समान हैं। तो कमल के जो अंग हैं और उपमेय के मुख के जो अंग हैं उन पर क्या कर दिया? आरोप कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में कि इसमें क्या होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, साथ ही साथ उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर क्या कर दिया जाता है? अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है। तो देखें हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखें, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। देखें कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो ये जो है ये कहाँ का दृश्य है?
कि जब राजा जनक के दरबार में सीता जी का, जानकी जी का स्वयंवर हो रहा होता है, तब श्री राम जो है धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं। तो ये उस दृश्य का वर्णन है। उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी यानी कि मंच को क्या बता दिया, उदयगिरी, उदय नामक पर्वत बता दिया। ठीक है। रघुवर, रघुवर क्या है, श्री राम, श्री राम को क्या बता दिया, बाल पतंग अर्थात सूर्य। तो मंच रूपी उदयगिरी रूपी मंच पर, उदयगिरी रूपी मंच पर सूर्य रूपी जो श्री राम है वो चढ़ गए हैं। और विकसे संत सरोज सब, यहाँ अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है और यहाँ रूपक अलंकार है। जो वहां बैठे हैं जितने भी संत लोग हैं वो कमल की तरह खिल गए हैं और हर्षे लोचन भ्रंग, और उनकी आंखें जो हैं वो भंवरे के समान हर्षित हो रही हैं। तो देखें, उपमेय, यहाँ मैं लिख रही हूँ उपमेय और यहाँ लिख रही हूँ उपमान। तो उदयगिरी, उपमेय क्या है, मंच, और उपमान क्या है, उदयगिरी पर्वत। और रघुवर, रघुवर अर्थात श्री राम, श्री राम क्या है, उपमेय। और बाल पतंग अर्थात सूर्य, सूर्य। संत सरोज, संत क्या है, उपमेय, और सरोज क्या है, उपमान अर्थात कमल। लोचन अर्थात नेत्र, और भ्रंग अर्थात भंवरा। तो ये देखें, उपमेय, सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो कमल जो है वो खिल जाते हैं और उन पर भंवरे मंडराने लग जाते हैं। तो देखो, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया और साथ ही साथ उनके अंगों का भी, उपमेय के अंगों पर क्या कर दिया, भेदात्मक आरोप कर दिया है। तो आ गया समझ में। एक उदाहरण हम और देखेंगे। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। देखें, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में क्या है, अंबर रूपी पनघट में, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ रूपक है और यहाँ रूपक अलंकार है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। तो देखें, अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़े को उषा रूपी चतुर स्त्री जो है वो डुबो रही है। उषा अर्थात भोर, अर्थात सुबह हो गई है। तो पनघट, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को, तारों को क्या बता दिया, घड़ा बता दिया, उषा को क्या बता दिया, चतुर स्त्री बता दिया, और अंबर को क्या बता दिया, पनघट बता दिया। तो आ गया समझ में कि उपमेय पर उपमान का आरोप और उसके अंगों पर भी, उपमेय के अंगों पर क्या कर दिया जाता है, अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है। आगे हम करेंगे निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार में क्या है, इसमें उपमेय पर उपमान का भेदात्मक आरोप किया, लेकिन उसके उपमान के अंगों का उपमेय के अंगों पर अभेदात्मक आरोप नहीं किया जाएगा। आ गया समझ में। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। तो देखें कि उपमान पर सिंपल है बिल्कुल, हमें क्या करना है, उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप दिखाना है। तो देखें उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा अर्थात कमल रूपी जो चरण हैं उनको
देख रहे हैं। सरोज अर्थात कमल, तो ये है उपमान और चरण है उपमेय। तो बस ना तो सरोज के जो कमल है, जो उपमान है, उसके अंगों का उपमेय के अंगों पर अभेदात्मक आरोप नहीं किया गया है। ठीक है, और उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना ले हूं। तो मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना, कि मैया मुझे क्या चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तो चंद्र क्या है, उपमान, और खिलौना क्या है, उपमेय। आ गया समझ में, निरंग रूपक अलंकार। अब हम करेंगे परंपरित रूप। इसमें 2 रूपक होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आएगा आपको इसको करने में, रूपक अलंकार को, कि इसमें 2 रूपक होंगे। एक रूपक है जो वो दूसरे का क्या होगा, कारण होगा। एक रूपक दूसरे का कारण होगा। तो देखें कैसे होगा कारण, उदाहरण देखें, प्रेम पथिक खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। तो देखिए हमारे घर पे कोई पथिक या कोई मेहमान आता है तो हम क्या खोलते हैं, किवाड़ खोलते हैं, ऐसा ही है ना, कपाट अर्थात दरवाजा खोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेम को क्या बता दिया, पथिक बता दिया, और पथिक रूप, प्रेम रूपी जो पथिक है वो आएगा तो हमें किसके कपाट खोलने पड़ेंगे, हृदय के कपाट खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कारण कैसे हुआ, देखो पथिक आया तो कपाट खोलते हैं, पथिक आएगा तो ही कपाट खोलेंगे, कि कारण हुआ। ठीक है, और प्रेम को पथिक बता दिया, प्रेम रूपी पथिक, प्रेम रूपी पथिक द्वार पर खड़ा है तो हमें क्या करना है, हृदय रूपी कपाट को खोल देना है। आ गया समझ में। तो एक और उदाहरण देखिए, काल कीट जीवन प्रसून का कर्ता प्रतिदिन कर्तन है। काल रूपी जो कीट है, काल को क्या बता दिया, कीड़ा बता दिया, काल को क्या बता दिया, कीड़ा बता दिया, और जीवन को क्या बता दिया, प्रसून, प्रसून अर्थात फूल। तो फूलों को कीड़े जो है वो खा जाते हैं। तो काल रूपी जो कीट है, काल को कीट बताया तो जीवन को क्या बता दिया, प्रसून बता दिया, फूल बता दिया। तो हो गया ना कारण, कि काल रूपी जो कीट है वो जीवन रूपी फूल का प्रतिदिन कर्तन करता रहता है, प्रतिदिन काटता रहता है। तो काल जो है हमारे जीवन का एक एक दिन जो है वो कम कर रहा है। आ गया समझ में, काल रूपी कीट जीवन रूपी फूल को खा रहा है। तो ये है परंपरित रूपक अलंकार, है ना मजेदार। अब हम देखेंगे कि सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक में अंतर क्या है। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक में क्या है, उपमेय पर उपमान के अंगों का अभेदात्मक आरोप कर दिया। ठीक है, लेकिन उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर अभेदात्मक आरोप कर दिया। और निरंग रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया, लेकिन उपमान के अंगों का उपमेय के अंगों पर अभेदात्मक आरोप नहीं किया गया। पारंपरिक रूपक में 2 रूपक होंगे, एक रूपक क्या होगा, दूसरे का कारण होगा। तो ये है रूपक अलंकार। आ गया सबको समझ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।